आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल पे आपको कहानियां सुनाता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का आर्टिकल। और ये आया है हमारे पास उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है फैजाबाद। वहां से फैजाबाद के ग्रामीण एरिया का रहने वाला सलीम, जो काफी ज्यादा अच्छा कारीगर होता है लेडीज कपड़ों का। चाहे आप लहंगा चोली सिलवाओ, चाहे आप सलवार सूट सिलवाओ, और काफी ज्यादा कारीगरी करने के बाद उसने ये सोचा कि यार मेरी एज भी हो गई है, 19 से 20 साल, कब तक हम यूं ही दूसरों की मजदूरी करते रहेंगे, क्यों ना हम अपनी दुकान खोलें। ये सीधा दिल्ली से हिसाब किताब लेकर अपने घर चला आता है और अपने परिवार से ये कहता है कि देखो जी, अब मैं बाहर काम करने नहीं जाऊंगा, अब मैं अपनी दुकान खोलूंगा। तो यहाँ पर इसकी फैमिली का ये कहना था कि बेटा जैसी तेरी मर्जी, और जो हमसे मदद बन पड़ेगी हम वो भी तेरी करेंगे। और ये काफी ज्यादा फैजाबाद शहर में अपने बजट की दुकान देख रहा था, लेकिन यहाँ पर इसको किराए काफी ज्यादा लगे। तो इसने ये सोचा चलो जी शाम हो गई है, एक रात अपने मामू के यहाँ लगा के आए, मामू का भी हाल चाल जाने। फैजाबाद से ठीक थोड़ी सी दूरी पर इसके मामू थे। वहां पर हाईवे पे उतरा और हाईवे से लगभग 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर उनके मामा का गांव था। बीच में एक गांव था और अगला गांव इसके मामा का था। सारी बात अपने मामा को बताता है कि मामा ऐसे ऐसे दुकान खोलनी है। तो इसके मामा का ये कहना था कि बेटा अपना जो भी मेन रोड का कस्बा है काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाला है, और तेरे बजट की तुझे दुकान मिल जाएगी, क्यों ना तू यहाँ पर खोल ले। तो सलीम का ये कहना था कि मामा दुकान तो खोल लूं, यहाँ से घर मेरा बहुत दूर हो जाएगा। तो इसके मामू ने ये बोला बेटा देख, मैं भी घर से बाहर ही रहता हूँ ज्यादातर काम को लेकर, तू हमारे घर पे ही रहना, इसी बहाने हमारे घर की भी देखा बाली हो जाएगी। ये बात सलीम को समझ में आ जाती है और ठीक उसी कस्बे में पहुंच जाते हैं दुकान पता करने के लिए। और जो वो दुकान थी लगभग इसे आधे किराए में मिल जाती है। और यहाँ पर ये दुकान की जल्दी से ओपनिंग करते हैं। काफी ज्यादा इसके पास काम भी आने लग गया, क्योंकि इधर जो भी था शादियों का सीजन भी काफी ज्यादा था और ये अकेला काम करने वाला था। एक रात अपने घर में सो रहा था तो इसको काफी ज्यादा डरावने सपने आए, और इसके आगे ये बात रखी गई कि जो भी हमारी जगह है तो इसको खाली कर दे, नहीं तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। ये एकदम से रात को उठा झल्लाता हुआ। इसने देखा कि भाई मेरा सपना था, ये फिर से सो गया। ठीक अगली रात को भी इसको सेम टू सेम यही सपना आया कि ये जगह हमारी है, हमारी जगह को छोड़ दे, हम यहाँ पर किसी को बसने नहीं देंगे। और ठीक वैसे ही ये रात को चीख कर उठा तो इसके मामू बोले बेटा क्या हो गया। मामू ऐसे ऐसे मुझे सपना आया है। तो इसके मामू ने ये कहा था कि बेटे थोड़ा सा जगह बदली है, तूने दुकानदारी नहीं करी है, इस कारण थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर होता है तो इस तरीके के सपने आते हैं। अब ये जैसे ही अपनी दुकान पर सुबह गया, अकेला काम करने वाला था और काफी ज्यादा शादियों के इसके पास ऑर्डर भी आ रहे थे। शाम ठीक 8 बजे ये जैसे ही दुकान बढ़ाने को हुआ, एकदम यहाँ पर बारिश शुरू हो गई। तो इसने ये सोचा चलो जी घंटा आधा रुक जाता हूँ, थोड़ा सा और काम निपटा लूं, अगर भीग गया तो मैं अकेला काम करने वाला हूं तो भाई फिर काम कौन करेगा। अब ये बारिश यहाँ पर रुकने का नाम ना ले। लगभग 9, साढ़े 9, पौने 10 का टाइम हो गया। एक गाड़ी इसकी दुकान के आगे आके रुकी और उसमें से एक काफी ज्यादा सुंदर लड़की उतरकर इसकी दुकान पे आई, जिसके लगभग आधे कपड़े भीग चुके थे और देखने में ऐसे लग रहा था जैसे कहीं की कोई अप्सरा हो। और ये ठीक उसके पास आकर ये बोली कि देखो भैया मेरा लहंगा चोली सिल दो, आज से 5 दिन के बाद मेरी शादी है, अगर आप लहंगा चोली सिल दोगे तो बड़ा एहसान होगा। तो इस पे सलीम का ये कहना था कि देखो बहन, मेरे पास पहले से ही काम बहुत ज्यादा है, मैं अकेला काम करने वाला हूं और मैं नहीं सिल पाऊंगा। यहाँ पर वो लड़की उससे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है और सलीम भी मजबूर हो जाता है, कहता है ठीक है दे दो। उसका वहां पर नाप लेता है और वो लड़की चली जाती है। तो सलीम ने ये सोचा इधर अभी बारिश रुकी नहीं है, क्यों ना मैं इसके लहंगे चोले की कटिंग ही कर लूं। और इसको कटिंग करते कराते में रात के 11 बज गए। उधर बारिश भी वहां पर रुक गई बिल्कुल। अब सलीम ने ये सोचा मौका बढ़िया है, यहाँ से मैं घूमते टहलते हुए अपने घर चलता हूं। उसने दुकान बढ़ाई। जैसे ही पहला गांव आने लगा तो उसने ये सोचा यार शॉर्टकट से चलते हैं, गांव के अंदर से काफी पास पड़ेगा हमारे मामू का गांव, अगर मैं लंबे रास्ते से गया तो समझ लो 10-5 मिनट और बढ़ जाएंगे। ये जैसे ही उस गांव की गली में पहुंचा है तो एक बुजुर्ग इसको कुर्सी पर बैठा हुआ मिला,
वो ये बोला कि बेटा मुझे आगे वाली गली तक छोड़ दे, मैं चलने फिरने में काफ़ी ज़्यादा मजबूर हूँ। तो सलीम ठीक उसके पास गया और उसका हाथ अपने कंधे पे रखा, धीरे धीरे लेकर उस चच्चा को भी चलने लगा। तो यहाँ पर सलीम का ये कहना था कि चच्चा आप इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? बेटा मेरी बेटी को ये सब्जी और रोटी बहुत पसंद है, मैं सोच रहा हूँ चलो जी उसको दे आऊं। तो यहाँ पर सलीम का ये कहना था कि चच्चा टाइम तो देखो 11 साढ़े 11 बजे बज गए, अब इतनी रात गए कौन ही खाना खाता है, चच्चा थोड़ी टाइम से लेकर आते। तो यहाँ पर चच्चा का ये कहना था कि बेटे मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं मिला, अगर मैं खुद जाता तो लंगड़ता रेंगता हुआ जाता, तुम मुझे मिले तो समझ लो अब मेरी बेटी को खाना भी मिल जाएगा। जैसे ही अगली मोड़ आती है यहाँ पर वो चच्चा कहते हैं ठीक है बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, अब यहाँ से मैं अकेला चला जाऊंगा। तो यहाँ से सलीम भी अपने घर चला जाता है। अब जैसे ही सुबह हुई फिर से इसका काफी ज्यादा काम चला, काफी ज्यादा इसने काम किया और वो लहंगा चोली भी कहीं ना कहीं तैयार कर रहा था। अब जैसे ही फिर से रात के 10:30 पौने 11 बजते हैं, सलीम ने यही सोचा कि गांव के रास्ते से ही होके चलता हूं। जैसे ही उसी कोने पे पहुंचा है तो वहीं पर चच्चा उसको बैठे हुए मिले, बोले और बेटा कहाँ जा रहे हो, घर जा रहे हो, थोड़ा सा बेटा मुझे आगे तक छोड़ दो। यहाँ पर सलीम ने फिर से कंधे पे हाथ रखा और चच्चा को लेकर चलने लगा और ये बोला कि चच्चा आज कहाँ जा रहे हो? बोले बेटा मैं अपनी बेटी के लिए ना फूल लेकर आया था, उसको इन फूलों की खुशबू बड़ी प्यारी लगती है, मैंने सोचा कि चलो जी उस तक पहुंचा दूं। तो यहाँ पर सलीम का ये कहना था चच्चा क्या आपकी बेटी क्या अगले गली में रहती है क्या? चलो आज मैं आपको उसके घर पहुंचा देता हूँ। तो यहाँ पर चच्चा का ये कहना था बेटे वो घर नहीं रहती, उसके लिए मुझे कब्रिस्तान लेके जाना पड़ता है और मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, 7 साल पहले उसकी यहाँ पर मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर सलीम थोड़ा सा डरा और उसने ये कहा कि देखो चच्चा मरने के बाद कोई भी अपना नहीं होता है, भूत प्रेत आत्मा बन जाते हैं और तुम भी रात बेरात कब्रिस्तान मत जाया करो और वैसे भी कब्रिस्तान जाना ठीक नहीं होता। अब यहाँ पर चच्चा इसकी बात पे हंसते हैं और ये कहते हैं कि बेटा देखो मेरी बेटी कोई जिन जिन्नात भूत प्रेत नहीं बनी, वो आज भी मेरे से बहुत प्यार करती है और मेरा बहुत सम्मान करती है। जैसे वो मोड़ आती है तो सलीम ये कहता है कि चलो चच्चा तुम्हें आगे तक छोड़ दूं, लेकिन जो भी चच्चा थे मना कर देते हैं कि बेटा कोई नहीं अब यहाँ से मैं आगे चला जाऊंगा। और सलीम फिर से अपने घर चला जाता है और फिर से अगला दिन वैसे ही काम होता है। और ये रात थी तीसरी और यहाँ पर फिर से चच्चा इसको यहाँ पर मिलते हैं, फिर से वही कंधे पे हाथ रखा, धीरे धीरे लेकर चलने लगे। और अब तो इनमें जो भी बात थी काफी ज्यादा फ्रैंक तरीके से होने लग गई। चच्चा आज क्या लेके आए हो? जी आज ये सामान लेके आया हूँ। और इधर सलीम काफी ज्यादा चच्चा को मना करता था कि देखो चच्चा भूत प्रेत अच्छे नहीं होते। अब जैसे ही मोड़ आई तो यहाँ पर सलीम ने ये कहा कि चलो चच्चा आज मैं भी देखना चाहता हूँ कि भाई तुम अपनी बेटी को कैसे खाना खिलाते हो, कैसे फूल वगैरह रखते हो, चलो आज मैं भी कब्रिस्तान चलता हूँ। और बेटा रात को कब्रिस्तान के अंदर नहीं जाया जाता। तो सलीम ये कहता चच्चा तुम नहीं जा रहे हो, तुम भी तो अच्छे खासे इंसान हो, जब तुम इंसान हो के जा सकते हो तो मैं नहीं जा सकता। तो इस पर वो चच्चा हल्के से मुस्कुराए, बोले बेटा तुम बहुत जिद्दी हो, तुम मानोगे नहीं। अब ये जैसे ही कब्रिस्तान के बराबर में जाते हैं तो सलीम का माइंड सेट बदल जाता है। चच्चा मैं ठीक है बाहर ही खड़ा हूं और बाकी अगर मेरी जरूरत है तो मैं वापस पहुंचाना है तो बताओ। तो यहाँ पर चच्चा ये कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा। तो सलीम ये कहता है कि चच्चा ये तो बताओ तुम्हारी बेटी की कब्र कौन सी है, कहाँ पर है? अब ये जैसे ही वो चच्चा कब्र दिखाते हैं तो ठीक वो देख बेटा वो मेरी बेटी बैठी हुई है। अब ये जैसे ही उस कब्र पे एक लड़की को बैठे हुए देखा था तो यहाँ पर ये भाई साहब काफी ज्यादा घबरा गए, काफी ज्यादा डर गए। और वो चच्चा ये कहते हैं कि बेटा तुम्हें भी दिख गई क्या? तो सलीम इस तरीके से इशारा करता है हाँ चच्चा मुझे भी दिख गई और चच्चा मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे भाई बहुत डर लग रहा है। अब ये जैसे ही अपने घर पहुंचता है अगले दिन दुकान पर इसके जो भी यार दोस्त थे इसके पास बैठने आते थे, ये इसने सबसे जिक्र किया कि रात को मैंने ऐसे ऐसे कब्रिस्तान में एक लड़की को बैठा हुआ देखा।
कुछ लोग तो उसकी बात पर विश्वास करें, कुछ लोग उसकी बात पर विश्वास ना करें, और कुछ लोग ये भी कहें कि भाई हमने भी अपने घर में एक्सपीरियंस किया है, एक औरत को देखा है और हमने तो भाई अपने खेत में देखा है सिर कटा आदमी को। तो इसके अंदर भी हिम्मत आई कि चलो जी कोई बात नहीं, वो इस तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, जब इतने लोगों ने देखा है इनका कुछ नहीं हुआ तो भाई मेरा क्या ही हो जाएगा। अब ये भाई साहब अपना आता है, ठीक दुकान पर अपना काम धंधा इसका चल ही रहा था। अब जैसे ही शाम होती है तो वो लड़की की भी डेट आ गई थी लहंगा चोली की, और इसने सिलकर यहाँ पर रेडी कर दिया था। अब ये जैसे ही लड़की लहंगा चोली आई लेने आई, इसके हाथ पैसे रखे और अपना लहंगा चोली लिया, और काफी ज्यादा इसको प्यारा सा स्माइल वाला थैंक्स देकर वो लड़की इसकी दुकान से चली गई। अब यहाँ पर सलीम ने ये सोचा कि भाई इसके चक्कर में जो मेरा दूसरा काम होल्ड हुआ है, चलो जी वो भी जल्दी जल्दी निपटा दूं। अब जैसे ही रात के फिर से 10:30-11 बजे यहाँ पर ये उसी रास्ते से जाने लगा, फिर से वही चच्चा इसको दिखे और इसने बोला कि चच्चा आज क्या लेकर आयो, आज हमको नहीं खिलाओगे? तो यहाँ पर वो चच्चा हंसने लग गए, बोले बेटा ना, ये खाली मेरी बेटी के लिए है, मैं उसी के लिए लाया हूँ। चच्चा देखो मैं तुम्हें फिर से समझा रहा हूँ, ये जिन जिन्नात होते हैं तुम्हारी बेटी का रूप लेकर बैठे हैं, कहीं ऐसा ना हो कल को तुम्हें भी मार दें, तुम्हें भी कोई ना कोई दिक्कत दे दें। चच्चा मत पड़ो इन चक्करों में, मैं तुमसे छोटा हूं लेकिन अकल की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर उसकी बात पे चच्चा हंसते हैं। अब जैसे मोड़ आती है कि चलो बेटा आज तुम चले जाओ, लेकिन सलीम जिद का पक्का होता है, नहीं नहीं चच्चा मैं तुम्हें आगे तक छोड़ के आऊंगा, अब तो मैंने वो हर चीज देख ही ली है। अब ये जैसे ही उस कब्रिस्तान के गेट के बराबर में पहुंचते हैं, और एक दरवाजा भी लोहे का पुराना सा लगा हुआ होता है, और सलीम को भी दायरा पता था कि रात को कब्रिस्तान के अंदर नहीं जाना चाहिए। और सलीम सीधा यही कहता है कि चच्चा देखो मैं फिर अंतिम बार कह रहा हूँ, देखो ये भूत प्रेत आत्मा बहुत बुरे लोग होते हैं, अगर किसी पर ये फंस गए अटक गए तो समझ लो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पर वो चच्चा ये कहते हैं कि बेटा तुमने मेरा इतना सहारा बने, इतना मेरा साथ दिया, आज मैं तुम्हारा ये सारा का सारा वहम दूर करूंगा। तुम ये बताओ क्या मेरी बेटी ने तुम्हारा कुछ बुरा किया, तुम्हारा कुछ अनिष्ट किया? तो यहाँ पर सलीम का ऐसे सिर हिलाना होता है कि चच्चा कुछ नहीं। बताओ बेटा क्या मैंने तुम्हारा कुछ बुरा किया आज तक? तुम मेरे को इतनी बार छोड़ने के लिए आए, और बल्कि तुम्हारा तो मेरे पे एहसान है और मैं तुम्हारा एहसान मंद जिंदगी भर रहूंगा जो तुम मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए आए। क्या मैंने कभी तुम्हारा बुरा किया? तो इस पर सलीम बोला चच्चा तुम तो इंसान हो, तुम कैसे, तुम्हारा क्या मैं बुरा मानूं या बुरा तुमने मेरा क्या किया? अब जैसे ही इतनी बात हुई है तो भाई साहब जो वो लोहे का गेट था, चच्चा इस तरीके से पीछे हटते हुए गए और उसी गेट से आर पार हो गए। जैसे ही ये सलीम ने देखा है तो इसके हाथों के रोंगटे खड़े हो गए, और एकदम से भाई साहब इसको ऐसा लगा कि आज तो मेरी मौत पक्की। इसकी आवाज ना निकले, इसका गला ऐसे लगा कि भाई पूरा का पूरा सूख गया। और वो चच्चा जैसे ही अंदर खड़े हुए इसकी तरफ देख के हंस रहे थे और ये कह रहे थे चल यहां से तू चला जा, चल यहां से तू चला जा। अब ये जैसे ही मुड़ा है तो क्या देखता है, जो वो लहंगे चोली वाली लड़की थी ठीक इसके सामने खड़ी हुई और काफी तेज इसके मुंह के पास आके चीखी। जैसे ही चीख इसके कानों तक पहुंची, ये वहीं का वहीं गिर गया। अब जैसे ही रात के 1-2 बजे तो इसके मामा को चिंता हुई कि हमारा भांजा कहाँ गया। वो सीधा उस दुकान तक पहुंचे तो भाई वहां पर ताला लगा हुआ। अब पूरे इलाके में ढूंढते ढांढते इनको सुबह के 4 बज गए, तो इन्होंने ये सोचा कि चलो जी एक बार इधर कब्रिस्तान की साइड में नजर मार लूं। जैसे उसके मामा 2-4 लोगों को कब्रिस्तान की तरफ लेकर गए, सलीम वहां पर गिरा पड़ा है और बेहोश है। उसको उठाकर घर लाए और उससे पूछा कि बेटा क्या क्या हुआ? तो यहाँ पर सलीम ने सारी बातें बताई कि मामा एक लड़की ऐसे ऐसे आई थी और ऐसे ऐसे मुझे वो बुड्ढा दिखा था। तो वहीं के मौलाना साहब से उसका उतारा हुआ, झाड़ फूक हुआ, लेकिन सलीम जो था उसने ये सोचा कि मैं पूरी तह तक जाऊंगा कि आखिरकार ये सीन क्या है, वो लोग कौन हैं। अब जैसे ही सलीम ने थोड़ी सी इंक्वायरी निकाली, जिस दुकान में वो रह रहा था ये दुकान उसी बुड्ढे की, उसी
की लड़की की थी। और जो बुड्ढे का भाई था, समझ लो किसी तरीके से हेरा फेरी तरीके से वो दुकान अपने नाम करवा लेता है। और उस लड़की की शादी लगभग 5 दिन 7 दिन के बाद थी। और बुड्ढे ने ये कहा था कि भाई अगर तुम्हें दुकान रखनी है तो तुम मुझे पैसा दे दो। धोखे से वो जगह नाम करवा ली और उस बुढ़े आदमी को पैसा भी नहीं दिया। और इस वजह से वो दोनों बाप बेटी कहीं ना कहीं अपना जीवन त्याग देते हैं। और उसके बाद इस कारण सलीम को काफी बार सपने में भी वही बुड्ढा दिखा था। सलीम ने क्या किया, तुरंत ही वो दुकान खाली करी भाई, अपना काम धंधा बंद किया और बोला ये कि मैं आज के बाद ये काम ही नहीं करूंगा। तो उसने आज की तारीख में वो सिलाई की लाइन ही बदल दी, वो काम ही छोड़ दिया। बाकी फ्रेंड्स, अगर आपको आर्टिकल पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें ये स्टोरी आप कहां से देख रहे हैं। और ये पूरा आर्टिकल मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, सन 2007 के करीब का है। बाकी आपको पता ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।